मेरा मन कह रहा है पाकिस्तान खत्म हो जाए, लेकिन उसकी कुंडली भी क्या ये कह रही है? कॉम्बिनेशन ऐसा है जो पाकिस्तान के बार बार भूमिखंड को पाकिस्तान से अलग करवा सकता है। एक ऐसा समय आएगा इस कुंडली को देखते हुए कि ये एक ऐसा कंट्री होगा जिसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं होंगी, खंडित हो जाएगा। 13 जुलाई से लेकर के और नवंबर तक 28 नवंबर तक का टाइम पीरियड अगर ज़्यादा तनाव वाला है तो क्या वो पाकिस्तान वाला बॉर्डर ही हो सकता है, बांग्लादेश वाला भी हो सकता है? भारत के सभी बॉर्डर्स पर अब शत्रु जो है वो एकजुट हो जाएगा, शत्रु एकजुट हो जाएगा और अब हमारे बॉर्डर्स पे अनेकानेक बॉर्डर्स पे हमें परेशान करेगा। जब भारत और पाकिस्तान की कुंडली में कुछ मिनटों का ही फर्क है तो कैसे पाकिस्तान तो खंड खंड होने वाला है और कैसे भारत के सारे भूखंड वापस अब जुड़ने वाले हैं, ये कैसे हो पा रहा है? खंड प्रलय आता है तो उस युग के इफेक्ट्स का रिवर्सल आता है। लोगों का पहला ध्यान जाता है पीओके के ऊपर। पीओके आएगा। पाकिस्तान के शुक्र बुध की दशा की पहली कैजुअलिटी पीओके ही है। बलोचिस्तान उसके बाद है। वो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। अच्छी बात है, राजशाही की मांग होगी और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र होगा। और मैं ये बड़ी बार कहती हूँ, आने वाला समय ये भी देखेगा कि नेपाल भारत में वापस शामिल होगा। भारत के भूमि खंड टूटने का अब समय नहीं है, अब तो भारत अखंड भारत होने की तरफ। आपने मनीषा जी ये भी कहा था कि 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में युद्ध गहराएगा। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। इस समय देश में बड़ा अजीब माहौल है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ठीक से मजा नहीं चखाया। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलग अलग अवसर पर अपने कई संबोधन में, कई रैलियों में ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम सब ये जानना चाहते हैं कि देश किस ओर जा रहा है, क्योंकि देश जिधर जाएगा हमारा भविष्य भी उधर को ही जाएगा। अब ऐसे में कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसकी भविष्यवाणियां सही ही होती हों। बहुत हमें खोजबीन करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि इसी चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट में हमारे साथ पहले ऐसी ज्योतिषाचार्य रह चुकी हैं जिन्होंने उस पॉडकास्ट में जो भी भविष्यवाणी की वो सब सही साबित हुई। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बनेगा, युद्ध होगा, युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, ये बहुत पहले उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था। भारत 2027 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। अब देखिए, चौथी अर्थव्यवस्था तो भारत बन ही चुका है, विश्व की सबसे बड़ी, तो तीसरी की तरफ हमने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। आपने उस पॉडकास्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में अतिवृष्टि जैसी स्थिति होगी, कहीं कम वृष्टि भी होगी। अब देखिए, मौसम विभाग की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है कि सामान्य से ज्यादा बारिश इस बार भारत में होने वाली है, तो वो भविष्यवाणी भी सटीक साबित हुई। साल की शुरुआत में ही उन्होंने बता दिया था कि ये 2025 में सोने का भाव आसमान छुएगा, बढ़ेगा। जब भविष्यवाणी उन्होंने की थी तब 73-74 हजार रुपया था सोने का भाव, अब 1 लाख पहुंच चुका है और आगे और बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। तो कई भविष्यवाणियां उस पॉडकास्ट में उनकी सही साबित हुई। अब आगे देश का हाल क्या होगा, यही जानने के लिए एक बार फिर से मेरे पॉडकास्ट में वो मौजूद है। लंबा चौड़ा मैंने आपको उनका जो पुराना पॉडकास्ट था उसके बारे में बता दिया। अब सीधा उनका स्वागत भी कर लेते हैं। मशहूर ज्योतिषाचार्य और सटीक भविष्यवक्ता मनीषा आहूजा जी मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई आप स्वीकार कीजिए। ये इसलिए भी क्योंकि जब आप भविष्यवाणियां करती हैं और वो सटीक बैठती है तो हम जैसे लोगों का ज्योतिष के प्रति विश्वास और बढ़ता है, सम्मान और बढ़ता है, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। ये मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसी विद्या है जो गुरु कृपा के बिना ये फलित नहीं होती। और जैसा कि मैं हमेशा सभी से कहती हूँ कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर सिंसेरिटी। जब आप बहुत मेहनत से, बहुत लगन से
कोई काम करते हैं, किसी शास्त्र को, किसी विद्या को समझने की कोशिश करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, तो वह ग्रंथ या शास्त्र, वो विद्या स्वयं ही कृपा करता है। और गुरु कृपा तो इस रास्ते पे चलने के लिए ज़रूरी है। ये क्रेडिट भी मैं अपने ज्योतिष गुरु को ही देती हूँ। मेरे ज्योतिष गुरु KN राव जी, जिनसे मैंने ज्योतिष सीखा और जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, और मेदिनी ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए तो ये उन्हीं का इंस्पिरेशन है। मेदिनी ज्योतिष जिसमें हम कंट्रीज़ को देखते हैं, देश दुनिया को समझते हैं, जातक की भविष्यवाणी तो हम करते ही हैं और वो उसका एक तरीका है करने का, मगर देश दुनिया को समझना, शपथ ग्रहण को समझना, प्राइम मिनिस्टर्स के चार्ट को देखना, कंट्रीज़ के चार्ट को देखना और वहाँ से एक लार्जर कलेक्टिव डेस्टिनी को समझना, वो एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। अच्छा, तो ये जो पर्सनल कुंडली देखना हुआ और किसी देश के प्रधानमंत्री की कुंडली देखना हुआ, ये दोनों अलग अलग होता है? देखिए, प्रधानमंत्री ने अगर कोई डिसीजन लिया तो वो एक पूरे देश को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करूँगी और उस प्रिंसिपल को लिंक करूँगी भारत की आने वाली दशा से, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ। जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो 7th लॉर्ड या 7th हाउस का, कुंडली के 7वें घर का सप्तमेश की दशा को देखना पड़ता है। अब जातक की दशा को जब हम देखेंगे या जातक की कुंडली को हम पढ़ेंगे तो सप्तमेश की या सप्तम भाव से लिंक्ड प्लैनेट्स की जब दशा आती है तो विवाह होता है। मगर जब स्टेट लीडर की सप्तम भाव की दशा आती है या सप्तमेश की दशा आती है तो वह युद्ध पर जाता है। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। अब जब आप कंट्रीज़ का चार्ट भी देखते हैं, पर जब सप्तम की दशा आती है तो युद्ध, मिसाइल्स लॉन्च हो जाती हैं। अब इसमें मैं एग्जांपल भी दूंगी आपको। 1962 के युद्ध में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को चंद्रमा में शनि की दशा चलती है। कर्क लग्न की ये कुंडली है, शनि सप्तमेश है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को 1971 में शनि की दशा चलती है, फिर से कर्क लग्न है, शनि सप्तमेश है। तो जब लीडर्स ऑफ स्टेट को 7th लॉर्ड की या 7th हाउस से लिंक्ड प्लैनेट्स की दशा चलती है तो वो युद्ध पे जाते हैं। भारत की जो कुंडली है, जो वृषभ लग्न की भारत की कुंडली है, इसमें सप्तमेश मंगल हैं और 4 सितंबर 2025 से भारत को मंगल की दशा शुरू होने वाली है, जो कि सप्तम की दशा है, सप्तमेश की दशा है और ये दशा 7 साल चलेगी। इसका मतलब सितंबर 2025 से सितंबर 2032 भारत को सप्तमेश की दशा चलेगी। इसी दौरान बृहस्पति अतिचारी हैं, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन में हैं। और इसी दौरान ये एक प्रिंसिपल भी है, मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में भी शेयर किया था, जब जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं और शनि इस दौरान वक्री होते हैं तब युद्ध गहरा होता है। अब अतिचारी बृहस्पति तो 7 से 8 साल हैं। इसी दौरान भारत को मंगल की दशा भी चल रही है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी शुरू हुए 15 मई 2025 से और 2032 अंत 33 शुरुआत तक बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। भारत को सप्तमेश मंगल की दशा शुरू होती है 4 सितंबर 2025 से और 4 सितंबर 2032 तक ये रहेगी। अब इसी के बीच में जब जब शनि वक्री होंगे तब तब युद्ध के बादल गहरे होंगे और मंडराएंगे। इस प्रिंसिपल को मैं आगे अभी डिटेल करूंगी और कुछ टाइमलाइंस इसकी शेयर करूंगी आपके साथ। पर यहाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि सप्तमेश की दशा शुरू होने वाली है, तो जो भी अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी जो हुआ वो चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति, ये भारत की दशा चल रही थी। इंडिपेंडेंट भारत के हॉरोस्कोप पे ये दशा चल रही थी। अब इसमें बृहस्पति, हम जानते हैं ये छठे घर में बैठा है अष्टमेश होकर, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, जैसा कि मैंने बताया, तीसरा, छठा, द्वादश और सप्तम में पूर्ण, और यहाँ पर चंद्रमा वैसे ही तृतीयेश है। तो बहुत से कॉम्बिनेशंस, और सूर्य भी वहीं बैठे हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस जो आए, और यहाँ पर मैं अभी सिर्फ विंशोत्तरी दशा की बात कर रही हूँ। आपके पिछले पॉडकास्ट पे मैंने कहा था अप्रैल और मई में युद्ध की स्थिति बन जाएगी। हाँ। वो उसमें भी कुछ और कॉम्बिनेशंस भी देखे गए। उसमें राहु का मूवमेंट देखा गया, युति देखी गई शनि और राहु की द्विस्वभाव राशि में,
और दशा देखी गई भारत की, जो सिर्फ मैं विमशोत्री नहीं देखती, इसमें चर दशा, योगिनी दशाएं, ये सब पढ़कर फिर भारत की कुंडली में यहाँ व्यूअर्स को जो ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, ये जान के अच्छा लगेगा कि आप षट त्रिमषट दशा भी लगा सकते हैं भारत की कुंडली पे। ये एक कंडीशनल दशा है जो लगती है इस कुंडली पे। तो कम से कम 3 से 4 दशाएं लगाकर हम इवेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। और यहीं से मैंने ये कैलकुलेशन दी थी। और अब मैंने आपसे ये सप्तमेश की बात की, तो इसका ये मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक फ्लैश इन द पैन नहीं है, ये अब तो स्थिति बढ़ने वाली है, गहरी होने वाली है। मैम ने भी आपको कई बार बताया कि पिछले पॉडकास्ट में उन्होंने क्या कहा था। अगर आप वो पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रही हूँ, आप क्लिक करके उस पॉडकास्ट में तारीख के साथ देख सकते हैं कि कैसे साल की शुरुआत में ही उन्होंने आगे तक का जो प्रेडिक्शन किया वो सब हमें अभी तक सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी पॉडकास्ट में आपने मनीषा जी ये भी कहा था कि 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में युद्ध गहराएगा जी। और अब तो मई ख़त्म, जून चल रहा है, अब जुलाई में समय ही कितना बचा है जी। तो थोड़ा उसे भी आप समझाइए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये प्रिंसिपल है और शास्त्र इस प्रिंसिपल को एलुसिडेट करता है, जिसमें जब जब बृहस्पति मार्गी होता है और उस समय जब शनि अतिचारी हो, तब युद्ध की स्थिति गहरी होती है। इसमें स्पेसिफिकली सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़, विश्व की बात कर रही हूँ, सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़ जो हैं वो परेशानी पाती हैं, ऐसा बताया गया है। बृहस्पति 8 साल के लिए फास्ट फॉरवर्ड यानी कि अतिचारी हैं। शनि इसमें अनेकानेक बार वक्री होंगे, अनेकानेक घरों में, भावों में बैठकर वक्री होंगे। अब ये जो पहला इंस्टेंस आने वाला है वो 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 का है। इसमें ये दोनों पॉइंट बैठेंगे कि बृहस्पति अतिचारी है और शनि इस समय वक्री है। मगर इस प्रिंसिपल को अगर हम प्योरली भारत की कुंडली पे देखें तो 7 जून 2025 से मंगल, जो कि बहुत समय से कर्क राशि में विद्यमान है, अक्टूबर 2024 से अब ये 7 जून 2025 तक मंगल ने कर्क में, मिथुन में, कर्क में ऐसे वक्री मार्गी होकर ये कर्क के ही रहे। ऐसा कुछ समय के बाद आता है कि एक ही राशि में मंगल का वास थोड़ा लंबे समय तक होता है। अब यही मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 7 जून को। भारत की कुंडली को अगर देखा जाए, वृषभ लग्न की ये कुंडली है, जैसे ही मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो चतुर्थ दृष्टि से केतु पर दृष्टि डालेंगे अपनी। केतु जो कि सप्तम भाव में अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल की केतु पे दृष्टि जो है वो एक इंसेंडियरी कॉम्बिनेशन है, आगजनी दिखाता है। अब आगजनी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आगजनी हो जाएगी, आगजनी के इंसिडेंट्स भी इस समय देश दुनिया में बढ़ेंगे, देश में ज़्यादा, क्योंकि ये कुंडली भारत की हम बात कर रहे हैं। तो सिंह का मंगल जैसे ही केतु को देखेगा तो 7 जून से लेकर अप्रॉक्सीमेटली मिड जुलाई तक ये कॉम्बिनेशन, जो कि आगजनी के कॉम्बिनेशंस हैं, ये उठते हैं। मगर सिर्फ आगजनी नहीं है, क्योंकि ये केतु सप्तम में बैठा है, तो इसका मतलब यहाँ से एक डिफेंसिव अग्रेसिव स्ट्रैटेजी शुरू हो जाएगी, एक अग्रेसिव स्टैंड लेगा यहाँ पर भारत। अगर अभी हमने युद्ध देखा है तो आप जानिए अब उसकी तैयारी गहरी शुरू हो जाएगी। 4 सितंबर से तो मंगल की दशा लगने वाली है और अब ये कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कहें जून मिड जुलाई तक ये एक अग्रेसिव डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब बाहर कोई कुछ ज़रूर पाकिस्तान, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ एक स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी के तहत ऐसी कुछ बातें ज़रूर पाकिस्तान कहेगा जिस पे हमारा एक बहुत ही टफ स्टैंड होगा, ठीक है। इसमें आगजनी के इंसिडेंट्स भी दिखते हैं, तो कुछ फायर फाइटिंग ज़रूर हो सकती है इसमें बॉर्डर्स पे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे हम देखते हैं मिड जुलाई से अर्ली सितंबर, ठीक है। इसमें मंगल कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि से भी मंगल अष्टम भाव को देखते हैं, ये भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं है, मगर ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा 14 सितंबर से, जब मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे।
और तुला राशि में आके वो भारत के नवम भाव को देखेंगे, उस नवम भाव को जिसे पहले से ही जन्मांग में ही मंगल और शनि देख रहे हैं। तो ये जो पूरा 7 जून से कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये एक इंसेंडरी कॉम्बिनेशन है। और 14 सितंबर से जब तुला से ये मंगल नवम भाव को देखेंगे, द्वादश भाव को देखेंगे और लग्नस्थ राहु को देखेंगे, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और ये 6th हाउस का मंगल होगा। दशा चल चुकी होगी उस समय मंगल की, क्योंकि मंगल की दशा 4 सितंबर की चल रही है। मंगल तुला में 14 सितंबर को प्रवेश करेंगे। तो ये सक्सेसिवली 7 जून से प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखती है। पहले तो ये अग्रेसिव स्टैंड्स दिखता है, फिर उसके बाद एक्शन भी दिखती है। और जब लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, मैं एक बिंदु ले रही हूँ यहाँ पे, आप इसे 20 अक्टूबर ले सकते हैं। 20 अक्टूबर 2025 से 10 दिसंबर 2025, ये जो पीरियड है ये फायर फाइटिंग का पीरियड दिखता है। फायर फाइटिंग से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आगजनी के इंसिडेंट्स, इसमें बॉर्डर पे लड़ाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दशा चल चुकी होगी और मंगल वृश्चिक राशि में केतु के ऊपर स्वयं गोचर कर रहे होंगे। तो ये प्रॉब्लम दिखाता है। दूसरी बात, यहाँ पर मैंने बहुत सी डेट्स बताई, अब मैं इसको फाइनलाइज करके 20 दिन का पीरियड बता रही हूँ। 1 नवंबर से 20 नवंबर, 1 नवंबर से 20 नवंबर 2025 मंगल अनुराधा नक्षत्र में गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र आता है, सप्तम भाव में गोचर करेंगे, सप्तमेश हैं। और ये गोचर केतु पे होगा और केतु भी अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं। जब ये गोचर होगा तो परेशानी गहरी होगी। गहरी होगी मतलब लड़ाई दिखती है। मगर मैंने कहा कि पाकिस्तान के पास तो इतना टर्बाइन फ्यूल नहीं है कि ये लड़ाई हो जाए। हाँ। और भारत को तो 7 साल की दशा चलती है। ये तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब ये एक सक्सेसिव प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है जो ऐसे ही रहेगी। ये हो के ख़त्म नहीं हो जाएगी। कोई न्यूक्लियर धमाका नहीं हो रहा है इसमें। कुछ फिर से कुछ मिसाइल्स, इसमें फिर से भारत फिर से कुछ मिसाइल अटैक कर सकता है पाकिस्तान पर। और पाकिस्तान भी कुछ जवाबी कार्रवाई या कुछ ऐसे ड्रोन्स, जैसे कि टर्की हमेशा ही पाकिस्तान की मदद करता है, वो दिख रहा है इस चार्ट में भी। और यहाँ पे तो आप ये जानिए कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि 7 जून से जो हमने अभी देखा है, जो अभी पीछे हमने देखा है, हाँ। 7 जून से ये प्रॉब्लम 2 सीढ़ी और ऊपर चलेगी। और 7 जून से 10 दिसंबर मैंने आपको यहाँ पर बताया, 7 जून से 10 दिसंबर। और इसके बीच में अगर हम देखें तो 13 जुलाई से 28 नवंबर। और उसके अंदर भी देखें तो 1 नवंबर से 20 नवंबर। ये इसका ऐसे प्रोनाउंस्ड पीरियड है। मगर अगर हम इसे पूरे आँख की तरह देखें तो भारत का ये जो वर्षफल है, जो 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 26 का अगर हम वर्षफल देखें तो इस वर्षफल में बॉर्डर करता है ऑलमोस्ट सिविल अनरेस्ट को। भारत के चार्ट में ऐसा दिखता है। तो 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 ये कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। इसमें सिविल अनरेस्ट दिखता है। इसमें कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इसी बात पे, कुछ ऐसी कम्युनिटी अगर कोई नाराज़ हो जाएगी जी पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, यहाँ पर इंटरनल भी इस बात पे क्योस हो सकता है। अभी तक वो बहुत अच्छे से हैंडल हुआ है। हाँ। मगर जैसे ही मंगल की दशा शुरू होगी उन्माद की एक स्थिति बन जाएगी और ऐसे कॉम्बिनेशंस आएंगे। अब आप देखिए राहु भी अब बस मूवमेंट आ गई, राहु केतु की भी मूवमेंट आ गई है कुंभ और सिंह में। हाँ। तो ये कुंभ और सिंह की मूवमेंट जो है भारत के चतुर्थ और दशम स्थान का मूवमेंट है। ये कोई बहुत अच्छा जगह नहीं है। ये जो राजसी गद्दी है, इसको हिलाने का, इसको परेशान करने का ये दम रखता है ये मूवमेंट। तो टेंशन अंदर भी है, बाहर बॉर्डर पर भी है। ये द्वंद्व है, ये आंतरिक द्वंद्व भी है और ये बाह्य द्वंद्व भी है। तो भारत 2 तरफ से लड़ेगा, अपनों से भी और बाहरी लोगों से भी। लेकिन हम जब इस द्वंद्व की बात करते हैं मनीषा जी, हम जब ये बात करते हैं कि तनाव जैसी स्थिति है, परेशानी वाली स्थिति है, तो भी एक भारतीय होने के नाते मुझे ये समझ आता है कि परिस्थितियां कैसी भी हो भारत तो उससे पार पा लेगा।
लेकिन जब युद्ध की स्थिति बनेगी तो पाकिस्तान के लिए भी बनेगी। तो थोड़ा मैं पाकिस्तान को लेके भी आपसे समझना चाहती हूँ, पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है। अच्छा, भारतीय होने के नाते मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई ज्योतिषी ये कह दे या कोई एक्सपर्ट ये कह दे कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो जाएगी, वो भारत से अगर युद्ध करेगा तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरी भावनाएं हो सकती हैं। ज्योतिषी के तौर पर तो आप जब तक चार्ट नहीं देख लेती हैं और उसमें जो सटीक बातें आती है वही बताती हैं। मेरा मन कह रहा है पाकिस्तान खत्म हो जाए, लेकिन उसकी कुंडली भी क्या ये कह रही है? देखिए, पाकिस्तान की मेष लग्न की एक कुंडली है, ठीक है, जिसमें लग्नेश मंगल, लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, और तीसरे घर में चंद्रमा के साथ जो कि चतुर्थेश है, युति बनाकर बैठे हैं। तो यहाँ पर अष्टमेश और चतुर्थेश की एक युति आ गई। चतुर्थ भाव को लैंड के लिए भी देखा जाता है। तो चतुर्थेश और अष्टमेश, यहाँ पर ये लग्नेश भी है, मैं मानती हूँ, तीसरे घर में जाके बैठ गए और गुलिक के साथ बैठे हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो पाकिस्तान के बार बार भूमि खंड को पाकिस्तान से अलग करवा सकता है। बांग्लादेश बना, वो पाकिस्तान का ही एक भूमि खंड था, माने पहले भारत का था, फिर पाकिस्तान का भूमि खंड हुआ और टूटा। इसलिए आने वाले समय में एक से ज़्यादा भूमि खंड पाकिस्तान के टूटेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताती हूँ आपसे। पाकिस्तान की कुंडली में तृतीयेश और चतुर्थेश का एक एक्सचेंज है, एक परिवर्तन योग है, ठीक है। यहाँ पर तृतीयेश बुध हैं और चतुर्थेश चंद्रमा है, एक परिवर्तन योग में बैठे हैं। यहाँ पर बुध जो हैं वो षष्ठेश भी हैं और चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अब षष्ठेश का चतुर्थ भाव में बैठना ही भूमि खंड का टूटना दिखाता है। उधर से चतुर्थेश चंद्रमा अष्टमेश मंगल के साथ बैठे हैं। तो ये बार बार ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं इस चार्ट में। पाकिस्तान का ये जो चार्ट है, ये भरणी नक्षत्र, लग्न जो है वो भरणी नक्षत्र का है। भरणी शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र मेष लग्न की इस कुंडली के लिए प्रबल मार्केश हैं, द्वितीयेश भी हैं और सप्तमेश भी हैं। और ये लग्न ही शुक्र के भरणी नक्षत्र में आ रहा है। शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ गए, चलिए ये तो अच्छी बात है, चतुर्थ भाव में बैठ गए, मगर मृत्यु भाग के इस बुध के साथ युति बनाए बैठे हैं और शनि के साथ बिल्कुल क्लोज डिग्री पे, 1 डिग्री का फ़र्क है इस शुक्र और शनि का। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ, क्योंकि ये शुक्र और शनि इतनी क्लोज डिग्रीज पे बैठे हैं, तो शुक्र को हम एक नेचुरल कारक है स्त्री वर्ग के लिए भी। तो ये शुक्र का इतनी क्लोज डिग्रीज पे इस शनि के साथ आना, आप देखेंगे कि पीड़ा है वहाँ पर। लड़कियों को उठा लेते हैं, उनके साथ जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है, चाहे फिर वो किसी और कम्युनिटी की हों। इस प्रकार का पड़ताड़न शुक्र जब ऐसी पीड़ा में आता है क्रूर ग्रहों के साथ, तो वो ये पड़ताड़न दिखाता है, ये कंबस्ट भी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि चार्ट को डायनेमिसिटी जो चीज़ देती है वो दशा है। दशा क्या चल रही है, वो ये बताती है कि कौन सा इवेंट इस समय होगा या नहीं होगा। कॉम्बिनेशंस तो बच्चा, वो कहते हैं ना, पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है कुछ चार्ट के कॉम्बिनेशन। अब वो समय कौन सा आएगा जब वो कॉम्बिनेशन फलित होगा, एक राजयोग है, वो कब फलित होगा वो तो दशा बताएगी। हाँ। और दशा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद गोचर आता है, ठीक है। तो गोचर तो जैसे मैं कहती हूँ डिलीवरी बॉय है, कोरियर करता है, कोरियर को लेकर आता है आपके घर में, मगर किसी ने भेजा है तभी कोरियर आता है ना आपके घर में। हाँ। तो जिसने भेजा है वो दशा है, फिर वो डिलीवरी, सेलेस्टियल डिलीवरी बॉय है ना, जिसे हम कहते हैं, ये ट्रांजिट है, यानी कि गोचर है। अब पाकिस्तान की इस कुंडली को दशा चल रही है शुक्र में बुध जो कि मृत्यु भाग का प्लैनेट है, षष्ठेश है, चतुर्थ भाव में बैठा है, भूमि में बहुत प्रॉब्लम दिखाता है। ये दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 तक ये दशा चलती है। ये 3 साल लंबी दशा है। अब इसको छोटे में अगर इसको प्रोनाउंस करा जाए तो अब से ये प्रॉब्लम शुरू है। अब आप जान लीजिए कि जो ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, अक्टूबर 2026 तक पाकिस्तान कोई भूमिखंड अपना लूज़ कर जाएगा इस पीरियड में। अब उसमें बलूचिस्तान भी हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा भी हो सकता है, पंजाब भी हो सकता है। आपने सुना कि बलूचिस्तान ने तो मांग कर लिया भारत से कि अपनी एम्बेसी के लिए हमें जगह चाहिए, एंथम चाहिए, ये हाँ। तो बलूचिस्तान तो अलग हो ही रहा है। मैं कह रही हूँ मृत्यु भाग के बुध की ये दशा चल रही है और अब
ये ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है क्योंकि कुछ और ऐसे कॉम्बिनेशंस बैठ गए हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर अब शनि भी द्वादश में जाकर द्वितीय भाव को देख रहा है और कुछ जो अब ये दशाएं चल रही हैं और गोचर उसके साथ अब इस बात को सपोर्ट करेगा कि परेशानी भूमि खंड पे बनी हुई है और ये पीरियड है उसका, ठीक है। अब हम आगे भी देखें इस चार्ट को, है ना, तो 2027 से शुक्र के बाद इस कुंडली में सूर्य की दशा लग जाएगी 2027 से। और जब ये लगती है, जब सूर्य की दशा लगेगी तो सूर्य नवांश में बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हैं पाकिस्तान की कुंडली के, ठीक है। यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि ये आप अगर सोचें कि सिर्फ पीओके और बालोचिस्तान तक लिमिटेड है भूमिखंड टूटना, तो ये गलत होगा ऐसा सोचना, क्योंकि इसके अलावा भी भूमिखंड टूटेगा। अच्छा, तो ये तो सूर्य की दशा है, ठीक हाँ। है, जो 2027 से होगी। फिर उसके बाद चंद्रमा की दशा आ जाएगी। चंद्रमा जो कि अष्टमेश मंगल के साथ तृतीय भाव में गुलिक के साथ बैठे हैं, वो 2033 के अंत में जब वो दशा शुरू होगी तो एक ऐसा समय आएगा इस कुंडली को देखते हुए कि ये एक ऐसा कंट्री होगा जिसकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं होंगी, खंडित हो जाएगा, खंड पाकिस्तान खंडित हो जाएगा ये इसका भविष्य है। मैं तो कहना नहीं चाहिए बट मतलब आई एम हैप्पी। अब लेकिन इसमें पड़ोस में अगर इतना व्यवधान हो तो हमारे ऊपर भी असर होगा, क्योंकि अब मैं अगला सवाल मैं यही पूछने वाली थी कि अगर आप ये कह रही हैं कि 13 जुलाई से लेकर के और नवंबर तक 28 नवंबर तक का टाइम पीरियड अगर ज़्यादा तनाव वाला है, तो क्या वो पाकिस्तान वाला बॉर्डर ही हो सकता है, बांग्लादेश वाला भी हो सकता है? देखिए, भारत को जैसे ही मंगल की दशा चलेगी और भारत की कुंडली में जो और दशाएं भी हम देखते हैं विमशोत्री के अलावा, तो आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान की भी ये स्ट्रैटेजी रहेगी। और इस समय जब भारत पाकिस्तान के साथ ये युद्ध चल रहा है या ऐसे एक वॉर की स्थिति बनी हुई है, तो चाइना इस बात का फ़ायदा उठाएगा। आप ये जानिए कि भारत के सभी बॉर्डर्स पर अब शत्रु जो है वो एकजुट हो जाएगा, शत्रु एकजुट हो जाएगा और अब हमारे बॉर्डर्स पे अनेकानेक बॉर्डर्स पे हमें परेशान करेगा। आप देखिए कितने समय से नेपाल एक अच्छा खासा हिंदू राष्ट्र था, फिर मोनार्की को कैसे गिराया गया वहाँ पर, और कैसे 2007 से अब तक ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स रही वो कितने चेंजेस आए उनमें, और एक हिंदू राष्ट्र जिसको सेक्युलर बना दिया गया, और अब वो बिल्कुल चाइना की ट्यून पर चलने लगा है। तो जब हम जानते थे कि ये एक क्लोज बाय जितने भी ये एरियाज थे, जब हम जानते थे कि ये हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं या हम चारों तरफ से सराउंडेड हैं, तो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स क्या कर रही थी? हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स क्या कर रही थी? वो उन्होंने जाना नहीं कि ये चाइना की तरफ चला गया, पाकिस्तान भी चला गया, इधर से बांग्लादेश के साथ भी प्रॉब्लम हो गई, उधर श्रीलंका भी कोई रोड इनिशिएटिव्स कर रहा है चाइना के साथ। तो हमने तो अपने आप को, अपने फ्रंटियर्स को कमज़ोर कर दिया सारे। अब जब लड़ाई होगी तो पहले इंटरनल द्वंद्व, अंतः द्वंद्व से भारत लड़ेगा, फिर सारे बॉर्डर्स पे जाके लड़ेगा, तो फोकस बढ़ जाएगा, परेशान होगा। तो ये तो बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। तो इसमें तो समझना कोई मुश्किल नहीं है ना। अब आप एक ऐसी जगह में जाके रहने लगे जहाँ का रास्ता बस एक निकलने का बाहर रास्ता, एक पतली सी गली है और सब तरफ शत्रु है, तो आपको ये भी तो सोचना ना आपका एग्जिट क्या होगा, या आपको कौन से फ्रंटियर्स पे लड़ना पड़ेगा अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। इसमें बहुत बड़ी कॉमन सेंस नहीं चाहिए। तो क्या कर रहे थे अब तक लोग? बेस्ट तो ये है कि आपके आसपास हिंदू राष्ट्र है, वो भी एक ही था हिंदू राष्ट्र, उसको आपने कहा कैसे इसको तबाह किया जाए, तो आपने उसका भी काम कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, पर आप जानते हैं, मतलब मैं बिना नाम लिए ये बात कह रही हूँ कि गवर्नमेंट्स बहुत पावरफुल थी। क्या किया उन्होंने? और 2001 का कांड तो सभी जानते हैं, जब एक पूरी रॉयल फैमिली वाइप आउट कर दी गई।
लेकिन अब वापस से वहाँ पर राजशाही की मांग उठने लग गई है, वो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। अच्छी बात है, राजशाही की मांग होगी और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र होगा। और मैं ये बड़ी बार कहती हूँ, आने वाला समय ये भी देखेगा कि नेपाल भारत में वापस शामिल होगा। ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है वनीजा जी। बिल्कुल। आप देखिए, जब पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट जब इनॉग्रेट हुआ तो नए पार्लियामेंट में अखंड भारत का उन्होंने एक चित्र लगाया। भारत के भूमि खंड टूटने का अब समय नहीं है, अब तो भारत अखंड भारत होने की तरफ मुड़ चुका। 2020 शुरू हुआ, खंड प्रलय शुरू हुआ और भारत वापस अपनी ग्लोरी को पाने के लिए आगे बढ़ गया, बढ़ चुका है। ये कदम बढ़ चुके हैं। ये एक रीअवेकनिंग है, ये एक रीअवेकनिंग है, एक क्रांति है जो अब जोर पकड़ेगी। तो इसलिए भारत में अब कितना भी भारत परेशान हो, कितना भी लड़े, कितने भी बॉर्डर्स पे परेशान किया जाए, मगर भारत की कुंडली के योग तो ये हैं कि अब लैंड वापस आए, अब जाएगी नहीं। अब तो अखंड भारत की तरफ ये जर्नी है, शुरू हो चुकी है, उसको रोका नहीं जा सकता। पर मैं एक पॉइंट बता रही हूँ कि अब से पहले जो हो रहा था वो तो भारत को कमज़ोर करने का एक, इसका मतलब एक स्ट्रैटेजी थी कि हमने जो आसपास के जो नेबर्स हैं उनको कम से कम कंट्रोल में रखना चाहिए था। जो बहुत छोटी कंट्रीज़ हैं, हमने उनमें भी अगर टेररिस्ट एक्टिविटी होने लग गई या वहाँ पर भी अगर हिंदू सेफ नहीं है तो फिर हमारी अभी तक क्या डिप्लोमेटिक, हमारी अभी तक क्या फॉरेन स्ट्रैटेजी रही। ये तो अब ठीक होने लगा। अब आप देखिए एनआरसी की कितनी खिलाफत हुई, कितनी खिलाफत हुई। हम जानते हैं कि पर्सिक्यूट हो रहे हैं हिंदूज़ हमारी ही छोटी छोटी नेबरिंग कंट्रीज़ में, पर जब हम उन्हें रिफ्यूजी स्टेटस देना चाह रहे हैं तो एनआरसी के अगेंस्ट तो हमारे अपने कांग्रेस खिलाफ है एनआरसी के, तो आप जानते हैं इस बात को। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? आप ये देखिए ना, हमें तो चाहे हम इस कंट्री की ऑपोजिशन हैं या इन पावर पार्टी हैं, मगर देशद्रोह करके तो पावर में नहीं आया जा सकता। ये तो इससे बड़ा पाप क्या होगा? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मुझे ये आप बताइए मनीषा जी, क्योंकि आपने खंड प्रलय का जिक्र किया, मैं इसे और डिटेल में समझना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में भी आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था 2020 से ये खंड प्रलय काल शुरू हो चुका है। आप अपने भी कई वीडियोस में इसका जिक्र कर चुकी हैं। तो मैं समझना ये चाहती हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान की कुंडली में कुछ मिनटों का ही फ़र्क है, तो कैसे पाकिस्तान तो खंड खंड होने वाला है और कैसे भारत के सारे भूखंड वापस अब जुड़ने वाले हैं? ये कैसे हो पा रहा है? दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ और इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूँगी। यही जो आपका सवाल है, इस पे सर वुड्रो वाइट ने अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट और टाइम्स लंदन में लिखा है कि भारत और पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है उसमें हार्डली बस एक दिन का फ़र्क है, फिर इनका जो प्रोग्रेशन हुआ इन कंट्रीज़ का, उसमें इतना फ़र्क क्यों है? और सर वुड्रो वाइट को मैं कोट करती हूँ, और काश कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में हमें ये पढ़ाया गया होता। और एक फॉरेनर लिख रहा है इस बात पर और हमें ये पढ़ाया नहीं जाता। अब तो फिर भी आपको टीवी चैनल्स में और डिबेट्स में ये बात सुनने को मिलती है, मगर यहाँ पर मैं आपके साथ ये बात साझा करना चाहूँगी। इंडिपेंडेंस जब कहा गया कि हम ले सकते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू से कहा कि मैं ज्योतिषीय सलाह लेना चाहता हूँ इसके लिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सूर्य नारायण व्यास जी जो कि उज्जैन से हैं और हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी जो सोलन से हैं, ये 2 स्कॉलर एस्ट्रोलॉजर्स, इनसे उन्होंने कहा कि अब हमें इंडिपेंडेंस लेनी है, क्या मुहूर्त सही होगा वो बताइए। तो इन्होंने कहा कि 15 अगस्त वैसे तो अपने आप में कोई बहुत अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि ग्रह गोचर तो आप बदल नहीं सकते, तो हम जो बेस्ट मुहूर्त ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस ग्रह की दशा चलेगी। अगर वो ग्रह तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश होगा तो इनिशियल दशा ही अगर खराब हो गई तो कंट्री कैसी अच्छी चलेगी? आप समझ रहे हैं?
तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा को पुष्य नक्षत्र का लेते हैं, शनि का नक्षत्र, महानक्षत्र, शनि को पुष्य नक्षत्र का लिया गया, स्थिर लग्न लिया गया, वृषभ लग्न लिया गया। अब यहाँ पर सिर्फ ये बात नहीं है, लग्न तो और भी स्थिर थे, अभिजीत मुहूर्त लिया गया। अब स्थिर लग्न जैसा कि मैंने कहा वो तो और भी थे, मगर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र का, वृषभ लग्न के लिए शनि जो है वो योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि वो त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी है। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए नवमेश और दशमेश दोनों शनि हैं। अगर पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा होगा तो पहली दशा योग कारक शनि की चलेगी। ये बात सर वुड्रो वार्ट ने अपनी किताब में भी लिखी है, जैसा कि मैंने कहा कन्फेशंस ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट, और टाइम्स लंदन में भी 1988 में उन्होंने ये लिखा। और ये मेरे ज्योतिष गुरु राव सर की किताब नेहरू डायनेस्टी में भी है, और दुर्गा दास जी की किताब फ्रॉम कर्जन टू नेहरू, इस किताब में उन्होंने ये लिखा कि राजेंद्र प्रसाद जी ने जब कहा कि ये मिडनाइट पे लिया जाएगा, तब प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने एक्सेप्ट किया, मगर ये बोला नहीं कि मैं वेट करूंगा। उन्होंने बस सेशन को एक्सटेंड किया मिडनाइट पे और वहाँ प्रोक्लेम की इंडिपेंडेंस। ही फॉलोड द सजेशन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये दुर्गा दास लिखते हैं अपनी किताब में। मगर ये जग जाहिर नहीं हुआ, पढ़ाया नहीं गया कि हमने एक शास्त्र की मदद ली, एक विद्या की मदद ली। ये विद्या को छुपा कर तो सभी समझते हैं, सब पूछते हैं, मगर खुलेआम इस विद्या का समर्थन लोग नहीं करते, क्योंकि अगर आप समर्थन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप फेटलिस्टिक हैं, आप कर्मयोगी नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमारा सारा शास्त्र, वाल्मीकि रामायण में भी ज्योतिषीय गणना के पॉइंट्स हैं, मगर यहाँ पर तो हमारी गवर्नमेंट्स ऐसी रही जो कहती है राम सेतु नहीं है, इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये पर्सनली आप समझते हैं, ये मैं खुद भी सोचती हूँ एज एन इंडिविजुअल, तो मुझे इफ़ेक्ट करता है। एक इतनी महान देश, इतना जिसका परचम लहराया हो, समझ रही हो, चाहे वो परा या अपरा विद्या की समझ रही हो, उसको कहना कि ये सिर्फ सब कुछ दिमाग का हेर फेर है, सब सुपरस्टिशन है, ऊंची विद्या को गिराना, यही कलयुग में ऐसा होता है। ये कलयुग में ऐसा होता है। तो यही जब खंड प्रलय आता है तो उस युग के इफ़ेक्ट्स का रिवर्सल आता है। मैं वापस आती हूँ यहाँ इस पार्ट पे। तो खंड प्रलय जब होता है तो उस युग के इफ़ेक्ट्स का रिवर्सल आता है। तो कलयुग में जब हम कहते हैं खंड प्रलय आया, तो इस युग के इफ़ेक्ट्स का रिवर्सल, यानी कि कलयुग के इफ़ेक्ट्स का रिवर्सल। और ये जो खंड है ये 30 से 40 साल का खंड है जो 2020 से शुरू हुआ। तो अब ऐसा लगेगा सभी लोग ईश्वर का नाम लेने लगेंगे, सभी धर्मशास्त्र को समझने लगेंगे, धर्म रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे, गौ रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। तो एक रिवर्सल आएगा और फिर से द ईस्ट विल राइज। जो ज्ञान का प्रकाश है या जो ज्ञान का सोर्स है वो फिर से प्रकाशित होगा। ये प्रलय देखा जाए तो ज्ञान प्रकाशित ही होने वाला है, मगर इसमें बलि जाती है। ज्ञान प्रकाशित होने के लिए विरक्ति का उठना, उसके लिए माया का भंग होना ज़रूरी होता है। अब माया का भंग होने का मतलब है कि ऐसा डिजीज़ या ऐसी वॉर या ऐसी परेशानी का होना कि आप इससे उठ जाएं, आप जानें कि डिवाइन विल है। अब आप जब ये जानेंगे कि मेरे पुरुषार्थ से जीवन आगे नहीं बढ़ रहा, ये उसकी इच्छा से बढ़ रहा है, उसकी इच्छा बिना तो एक सांस भी, एक श्वास भी नहीं ली जा सकती। जब ये बुद्धि, ये सात्विक बुद्धि जब उठ जाएगी तो तभी माया का भंग होगा, है ना। मगर ये इसलिए ऐसा होने के लिए ये एक साइकिल तो चलेगा। तो एक बहुत ही मटीरियलिस्टिक जीवन से तो लोग अब दूर जाएंगे, ऐसा समय शुरू हो गया। अच्छा, जब आप ये कहती हैं या कोई भी जब ये कहता है कि जो हमारे भूखंड हैं वो वापस हमारे में अब मिलना शुरू होंगे, तो लोगों का पहला ध्यान नेपाल पर नहीं जाता है, जिसका आपने जिक्र किया और जिसकी आपने भविष्यवाणी भी की है। लोगों का पहला ध्यान जाता है पीओके के ऊपर। हाँ, वो तो मैंने आपके पिछले भी पॉडकास्ट में ये बोला कि पीओके आएगा, है ना। और पहली कैजुअलिटी पाकिस्तान के शुक्र बुध की दशा की पहली कैजुअलिटी पीओके ही है, बलूचिस्तान उसके बाद है। और जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य और चंद्रमा की जो आगे दशाएं आने वाली हैं, 27 से सूर्य की दशा लगेगी पाकिस्तान को और 2033 के अंत से चंद्रमा की लगेगी। तो आप ये जानें कि ये सिर्फ पीओके और बलूचिस्तान नहीं होगा, ये सिंध भी होगा और उसके अलावा भी एक हो जाएगा। तो ये एक दो खंड की बात नहीं है।
आने वाले समय में अनेकानेक खंड टूटेंगे और चंद्रमा की दशा में तो बाउंड्रीज ही ख़त्म हो जाएंगी। तो पीओके तो मैं मान के चल रही हूँ, पर देखिए पीओके की कहानी क्या है, पीओके के डेमोग्राफिक्स को आप समझें। क्या डेमोग्राफिक्स हैं पीओके के? अगर आप वो खंड आना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर भारत को भी सोचना पड़ता है। पहले ही एक डेमोग्राफिक टिल्ट है कश्मीर में, और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं हिस्ट्री में तो आप देखें सरदार पटेल ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू को कहा था कि जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आ रहे हैं उन्हें कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रीसेटल किया जाए ताकि एक डेमोग्राफिक बैलेंस बना रहे। ये नहीं हो कि वो स्क्यू कर जाए सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ या स्क्यू कर जाए हिंदू कम्युनिटी की तरफ। एक बैलेंस बना रखें, एक डेमोग्राफिक बैलेंस बनाए रखें कि जो हिंदू रेफ्यूजी आ रहा है उसे आप JNK में रीसेटल करें। मगर ये इतनी अच्छी एडवाइस नहीं मानी, तो उसके कारण फिर जब वो स्क्यू हुआ, फिर वो एक रिलीजियस सेंटिमेंट, वो एक एक फैनेटिक रिलीजियस सेंटिमेंट उठा। अब पीओके को भी समझना पड़ेगा कि एक फैनेटिक रिलीजियस सेंटिमेंट अगर उठ जाए और उसको भी आप एट द हेड ऑफ द कंट्री लाके खड़ा कर दें, तो फिर आपकी थोड़ी सी और आर्मी, थोड़ा और मिलिट्री फोर्स, टैक्स पेयर्स मनी फिर वहाँ लगेगी। एक वॉर स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि बालोचिस्तान जैसी अलग होता है तो फिर समझा जाए पीओके को। सिर्फ पीओके को यहाँ ले आना मुश्किल नहीं है, मगर उस डेमोग्राफिक टिल्ट को समझना बड़ा मुश्किल है। उसको हैंडल कैसे करेंगे? इसलिए मुश्किल नहीं है वो लैंड इंडिया के लिए, अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये आखिरी सवाल मैं मनीजा जी पूछ रही हूँ आपसे कि जब आप देश विदेश की भविष्यवाणी करते हैं, कोई भी ज्योतिषी आप अगर करती हैं, तो क्या इसके लिए सिर्फ ज्योतिषीय समझ की ही ज़रूरत होती है, या दो कंट्रीज़ के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है, उनके रिश्ते कैसे हैं? मुझे पिछले पॉडकास्ट में भी याद है कि आपने सिर्फ भारत या हमारी नेबर कंट्रीज़ का जिक्र नहीं किया था, आपने रशिया की बात की थी, अमेरिका की बात की थी, हमने ईरान, इजराइल की हमने बात की थी। तो जब हम देश और विदेश के भविष्य की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ वहाँ की कुंडली या उन देशों की समझ भी काम आती है? ये ज्योतिष से अलग चीज़ हो गई कि आपको वो भी पढ़ना है, आपको वहाँ के रिश्ते समझने हैं, आपको वहाँ के लोग समझने हैं, संस्कार समझने हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक जगह है, वहाँ हमें पता है अर्थक्वेक आना है, ठीक है। अब अर्थक्वेक आना है तो हम ये जानते हैं, अब आप कहेंगे इस जगह में अर्थक्वेक आना था, वो बाकी सबकी कुंडली में जो वहाँ पर है उनमें दिख रहा है कि अर्थक्वेक आएगा, फिर तो सबकी कुंडली में अर्थक्वेक दिखना चाहिए। उन सबकी कुंडली में देखिए, जब इंटरलिंकेज होती है ना, डेस्टिनी की इंटरलिंकेज होती है, तो आप उस भूमिखंड में पैदा होंगे, आपका इंटरलिंकेज है उस भूमिखंड का अन्न ग्रहण करने का, या आपका कोई ऋणानुबंधन है उस भूमिखंड का अन्न ग्रहण करने का, ऋणानुबंधन है, आप पैदा होंगे, कार्मिक डेट है। अब आप कहीं जी तुम ही क्यों भारत में पैदा हुए हो या तुम क्यों US में पैदा हुए हो, ये भूमि का ऋणानुबंधन है, आप उस भूमि पे आ जाएंगे। तपस्थली में जन्म होने का ऋणानुबंधन, या तपस्थली में जन्म होने का पुण्य कर्म, या कहीं और जन्म लेने का, आप एक ऐसी जगह जन्म ले जहाँ कोई ईश्वर का नाम नहीं लेता। अब इंटरलिंकेज ऑफ डेस्टिनी पे आते हैं, तो आप कहीं ये सारे लोग जो भारत में रहते हैं ये तो ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं क्या? जब वॉर हो रही है, सबकी कुंडली में वॉर दिख रही है, सबकी कुंडली में वॉर दिखे या ना दिखे, मगर जब कलेक्टिव डेस्टिनी को पढ़ा जाता है तो कलेक्टिव डेस्टिनी बता रही है कि ये कंट्री, ये एंटिटी, ये लाइव एंटिटी है। अब हम भारत में आए, ये लाइव एंटिटी है, ये लाइव एंटिटी को आप समझेंगे और आप बताएंगे ये स्पेस एक्सप्लोरेशन अच्छा करने वाली है, अब ये कंट्री ये अब टेलीकम्युनिकेशन अच्छा करेगी, फार्मास्यूटिकल्स में आगे जाएगी, आयुर्वेदा, मैं भारत की बात कर रही हूँ। अब आप कहें सबके चार्ट्स में क्यों नहीं दिख रहा कि हम आयुर्वेदा में आगे जाएंगे, स्पेस एक्सप्लोरेशन ना, ये कलेक्टिव, ये इतने कणों में बटा हुआ है। अब पैदा हुए यहाँ पर ऋणानुबंधन, आपको उसके घर में पैदा होना था, कार्मिक डेट, आप किसी के घर में पैदा हुए हैं, किसी के गर्भ से पैदा हुए हैं, कार्मिक। अब इन सब के ऊपर ये एक लिविंग एंटिटी है जिसमें आप पैदा हुए, गर्भ है, ये गर्भ है भारत भूमि का जिसमें आप पैदा हो रहे हैं। अब इस भारत भूमि को वो आपको इफेक्ट तो करेगा ही कहीं ना कहीं से। ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप सबको समझा जाए, आपकी सबकी कुंडली देखी जाए कि आपकी कुंडली में वॉर दिख रही है कि नहीं, आपके रिलेशंस कैसे भी हों, मगर कंट्री का रिलेशन कैसा दिखता है। अब जैसे यूक्रेन,
यूक्रेन की कुंडली में लड़ाई परपेचुअल लंबी दिख रही है, ध्वस्त होता दिखता है। अब उसमें आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ये दृढ़ प्रारब्ध है। हाँ, मगर इसमें इंडिविजुअल कुंडली कैसे काम करेगी? कंट्री लड़ाई पर है, आपके चार्ट में एक अच्छे घर का रहना लिखा हुआ है, सुख दिख रहा है आपके घर में, कुछ भी बॉम्ब हो जाए आप आराम से रहते रहेंगे, आपको पानी भी आएगा, चावल भी आएगा, खाना भी आएगा। अब आप जानते हैं कि वो एक अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक मिसाइल आई और एक JNK के बॉर्डर पे एक लेडी थी, मैं पढ़ रही थी, रूबी कौर, वो सुबह उठी चाय बनाने के लिए, मिसाइल गिरी, शी डाइड। अब अगर उसका चार्ट देखें, इतने लोगों में एक ही बंदा गया, उसका चार्ट देखें तो वहाँ मृत्यु का योग बन चुका था, मगर हम कहें इतने सारे लोगों में गया कोई नहीं, बस एक वो गई, तो उसके अलग से चार्ट में आएगा। अब आप कहें वो बाकियों के आपस में रिलेशंस कैसे थे, ये अंदर चल रहा है गर्भ के, अब इसकी कुंडली क्या कह रही है ये देखना पड़ेगा। हाँ। ये सारे इफेक्ट होंगे इससे, मगर इनका इंडिविजुअल कर्म, मैंने कहा ना, किसी का है जी घर का सुख है, खाने में कोई कमी नहीं है, कोई चोट नहीं लग रही, वो आराम से बैठ के खा रहा होगा, बाहर अर्थक्वेक भी आ रहा होगा, उसका घर बचेगा। तो इंडिविजुअल कुंडली प्ले करती है रोल, मगर हम कहें कि आपस में उनके रिलेशंस कैसे थे वो, और हिंदू फैमिली का कर्ता, हम उसकी कुंडली देख रहे हैं, हम कर्ता की कुंडली देख रहे हैं। हाँ। है ना, ये HUF है, द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैंने एक एग्जांपल दिया, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, बट मतलब एक जैसे एक फैमिली की कुंडली देखी जाए, है ना, आपको इंडिविजुअल आपस में वो उसका डेस्टिनी का एक लाइन है, वो ये डेस्टिनी पकड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने वो मीटिंग, जैसा कि मैंने कहा, वो एक्सटेंड कर दी ताकि मिडनाइट पर इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम हो जाए। अब तो मैंने कहा अभिजीत मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र, स्थिर लग्न, और जो दशा भारत को मिली, शनि की दशा मिली पहली, जो योग कारक है। शनि के बाद बुध की दशा मिली, बुध यहाँ पर द्वितीयेश और पंचमेश है वृषभ लग्न की कुंडली के लिए। तो सक्सेसिव दशाज जो मिली वो भारत को आगे बढ़ाती गई। अब यही पाकिस्तान की आप कुंडली देख लीजिए, और ये सब वुड्रो वाइट लिख रहे हैं अपने आर्टिकल में भी, अपनी किताब में भी। अब पाकिस्तान का ये जो चार्ट है, इसमें चंद्रमा जो है वो राहु के नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र आर्द्रा में चंद्रमा है, और जब पाकिस्तान को जो पहली दशा मिली वो राहु चंद्रमा की मिली, और ये चंद्रमा मंगल के साथ युत गुलिक के साथ बैठा हुआ। आप इफ़ेक्ट्स देखें क्या आ रहे हैं, और चतुर्थ भाव पे इतना पीड़ा होना, जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्र और शनि का इतनी क्लोज डिग्रीज में आना, कंबस्ट होना, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि षष्टेश का मृत्यु भाग में होकर चतुर्थ भाव में आना, ये तो भूमिखंड का तोड़ना ही दिखाता है। जबकि अगर हम भारत की कुंडली को देखें तो लग्नेश और दशमेश की युति है, ये अपने आप में कोई साधारण योग नहीं है। लग्नेश और दशमेश की युति, ये एक संन्यास योग भी दिखाता है, लग्नेश और दशमेश की युति, मगर ये तीसरे घर में ये युति हो रही है। और जब जब लग्नेश और दशमेश की युति होती है और ये कंबस्ट हो जाए तो फिर पावर कमज़ोर होती है। मगर यहाँ ये युति सूर्य के साथ, ये युति, सूर्य भी इस युति में बैठे हैं मगर कंबस्ट नहीं है। ये यहाँ पर लग्नेश शुक्र हैं और दशमेश शनि हैं, तीसरे घर में उपदेश के घर में बैठे हैं। भारत दुनिया को उपदेश देगा, भारत विल प्रीच टू द वर्ल्ड। और ये स्थिति 2030 से बढ़ जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ, और मेरे ज्योतिष गुरु की भी एक पत्नी है, कि इंडिया विल बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। द वर्ल्ड विल लिसन टू इंडियाज टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स, क्योंकि ये संन्यास योग उपदेश के घर में बन रहा है। भारत उपदेश देगा और दुनिया सुनेगी। ये फ़र्क है इन कुंडलियों में। जी, थैंक यू सो मच मनीषा जी। और आपकी पिछली भविष्यवाणियाँ भी चूँकि सब सही हुई थी, तो इस बार भी आपने जो भविष्यवाणियाँ की हैं उनमें किंतु परंतु का तो अब
कोई सवाल उठता है नहीं। उम्मीद मैं यही करती हूँ कि ये जो तनाव वाली स्थिति है उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप कह चुकी हैं 2027 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो उस ओर हम आगे बढ़ ही चुके हैं। तो जो भी है सब मंगल ही मंगल है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय निकाला। एक बार फिर से हमारे कहने पर बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप आई और वापस से भारत और पाकिस्तान दोनों की कुंडली आपने खोल दी। धन्यवाद आपका। थैंक यू।